देखो एक क्वेश्चन है, ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख लेना इसे। ये कह रहा है निम्न समीकरणों द्वारा परिभाषित फलन W Z के किन मानों के लिए विश्लेषित नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो फलन आपको दिए हैं ये Z के किन मानों के लिए विश्लेषित नहीं है। मतलब विश्लेषित नहीं है। अच्छा, विश्लेषित कब नहीं होगा फलन? जब वो विश्लेषित की जो परिभाषा है उसको संतुष्ट न करे। विश्लेषित की परिभाषा क्या है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो सिंगल वैल्यू एंड डिफरेंशिएबल। एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इफ द फंक्शन इज एनालिटिक, तो आप क्या लिखोगे? सिंगल वैल्यू एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नोन एज अ एनालिटिक फंक्शन इन अ डिफाइंड रीजन, जो भी डिफाइंड रीजन है उसमें। अब यहां पर फंक्शन आपको दे दिया उसने, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसका डेरिवेटिव जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। कैसे? इससे पहले क्वेश्चन हमने कैसे किए हम? या तो हमने उसको कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी या फिर हमने उसको सफिशिएंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई कराई। अगर एनालिटिक प्रूफ करना है तो कह रहा है सभी फंक्शन है, आप देखो जरा ये एनालिटिक है कि नहीं, तो आप क्या करते हो उसके लिए? कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हो, और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो और जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कैसे हो जाए? कंटीन्यूअस हो जाए, तो आप कहोगे कि सब ये सफिशिएंटली एनालिटिक। अब यहां पे आपको बताना है कि एनालिटिक किस किस पॉइंट पे नहीं है, यानी जिस जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसी पर ये एनालिटिक होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। ये फर्स्ट मैं कर रहा हूं ए, फिर आप लोग देखना एक दो करके। फर्स्ट है, ये आपको गिवन है, आपको इसमें दिया हुआ है गिवन दैट W is equal to 1 plus Z divide 1 minus Z। इसको आप डिफरेंस जो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, डेरिवेटिव निकालो इसका। therefore dw over dz, अंश में डेल का रूप करना है, हर सेम आएगा माइनस 1 माइनस z। अंश का z के रिस्पेक्ट में 1 माइनस अंश सेम रहेगा, हर का क्या हो जाएगा? माइनस 1, हर का वर्ग हो जाएगा। हर का वर्ग यानी 1 माइनस z का होल स्क्वायर, यानी dw over dz is equal to 1 माइनस z माइनस 1 और माइनस z डिवाइड 1 माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये माइनस हो जाएंगे दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये z आपका यहाँ कैंसिल हो गया। ये जो डेरिवेटिव है dw over dz 2 अपॉन 1 माइनस z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ z के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करो, अगर आप यहाँ पे पुट करो इफ अगर z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है, देन तो क्या होगा? जो डेरिवेटिव होगा dw over dz वो कितना आ जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। 1 में से 1 गया 0 और 0 का भाग लगाएंगे तो आप क्या आएगा? इनफाइनाइट। यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं, डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? चूंकि x इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू 1 पर अवकल गुणांक, अवकलन या डायरेक्ट अवकलन परिभाषित नहीं या डिफाइन नहीं, परिभाषित नहीं है। इसलिए z इक्वल टू 1 पर फलन विश्लेषित नहीं है। z इक्वल टू 1 पर फलन क्या है? विश्लेषित, एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं है यानी डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, और जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एनालिटिक नहीं होगा। क्योंकि एनालिटिक कब बनेगा? जब वो सिंगल वैल्यू एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इसमें मस्ट है। अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया तो एनालिटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पर एनालिटिक भी। तो z इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये क्या है? एनालिटिक नहीं। नोट करो जरा इसे।
ऐसे इसका देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड जो है, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखो आप। डिफाइन परिभाषित नहीं लिख सकते हो या विद्यमान नहीं है की बात, डिफाइन नहीं है या एग्जिस्ट बोलते हैं, वैसे सही जो इंग्लिश वर्ड है इसका एग्जिस्ट। द डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं। सेकंड देखो, सेकंड में क्या ये आपको गिवन है, सेकंड में हमें दिया है z इक्वल टू e टू द पावर माइनस v माइनस cos u प्लस आयोडा sin u, और यहाँ पे w इक्वल टू दिया है u प्लस आयोडा v। अच्छा देखो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ नोटेशन थोड़े इधर उधर कर दिए, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि w u में, आप जो नोटेशन पढ़ते चले आ रहे हो वो क्या है, वहां होता है आपका w इक्वल टू u प्लस आयोडा v, ठीक है। और u और v किसके फंक्शन होते हैं, x और y, ये तो होता है u और v फंक्शन होते हैं आपके x और y। तो जो सफिशिएंट कंडीशन है वो आप क्या लिखते हो, dw ओवर dz, dw ओवर dz इक्वल टू होता है del w, डेरिवेटिव जो है del w ओवर del x, ऐसे तो लिखते हो। अब यहाँ देखो उल्टे कर दिए इसने, यहाँ पे जो w आ रहा था वहां z कर दिया इसने, अच्छा जहां x आ रहा था वहां पे क्या कर दिया, u कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया w इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सफिशिएंट कंडीशंस, सिंस ये होगा dz ओवर dw, w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और इधर क्या आएगा del z ओवर del u, वहां देखो क्या है dw ओवर dz, यहाँ पे w की जगह पे क्या z है तो dz w, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यहाँ आता है z के प्लेस पर w है w, और यहाँ x और y जो है वो क्या है हमारे u और v, तो u के रेस्पेक्ट में वहां x के रेस्पेक्ट में कर दो, जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है, तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे आप u के, तो u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको, इसका कितना आएगा देखो, इसका z का e की पावर v है, ये तो कांस्टेंट रहेगा e टू द पावर माइनस v, यहाँ पे क्या आएगा u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, cos u का क्या होता है माइनस sin हो जाएगा, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका sin u, sin u का क्या हो जाएगा प्लस आयोडा sin u का हो जाएगा cos u, sin u का बन गया cos u, यानी sin u प्लस आयोडा cos u, ये क्या बनेगा इसका, इसमें आयोडा कॉमन ले लो आप, इसमें से आयोडा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोडा बाहर आ गया तो e टू द पावर माइनस v, बोलो क्या लिखेंगे इसको, ये बन जाएगा cos u प्लस 1 अपॉन आयोडा sin u, ये आ गया e टू द पावर आयोडा e टू द पावर माइनस v, e टू द पावर माइनस v इनटू आयोडा cos u प्लस आयोडा को ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करो, आयोडा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया आपका cos u माइनस आयोडा sin u, ठीक है, cos u माइनस आयोडा sin u, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना वो यहाँ पे लगा देंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा जाता है ना cos e टू द पावर आयोडा थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा और प्लस आयोडा sin थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका e टू द पावर आयोडा थीटा, यहाँ पे cos थीटा के प्लेस पे क्या u आ रहा है, तो थीटा के प्लेस पर u है तो आप इसे u ले लेंगे, थीटा के प्लेस पर अगर u आ रहा है तो इसे u लिखेंगे आप, और ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा आपका e टू द पावर माइनस v, इसको लिख लेंगे आप, जो आपको दिया गया है वो बन गया ना, ये इसके हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ये जो दिया है ये दिया है e टू द पावर माइनस v, वैसे लिखो, ये हो गया आपका dz ओवर dw इज इक्वल टू आयोडा तो ऐसे रहेगा इनटू e टू द पावर माइनस v cos v, इसमें माइनस आ रहा है, माइनस इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस को कॉमन ले लो, माइनस आगे लगा, ये रहेगा माइनस cos u और प्लस
ये वाला जेड बनेगा ना, कि 1/z बनेगा cos में u जेड ही बनेगा। एक मिनट देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किया आपने u के रिस्पेक्ट में। जेड बनेगा ना, ये जो लिखा है ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका डी जेड ओवर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आयोडा जेड। इसको आप उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू माइनस ये 1 अपॉन आयोडा, आयोडा को नीचे मल्टीप्लाई करो, आयोडा स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आयोडा अपॉन जेड, ये वैल्यू आपकी किसकी dw ओवर dz। ठीक है। अब ये देखो, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव आ रहा है, अगर z इक्वल टू 0 है, यदि z इक्वल टू 0 हुआ तो z इक्वल टू 0 पर जो डेरिवेटिव होगा dw ओवर dz वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी डिफाइन नहीं। इसलिए z बराबर 0 पर dw ओवर dz विद्यमान नहीं है, यानी डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट एट z इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे, अतः ऊपर लिख देता हूं मैं, आप लोग देख लेंगे, अतः z इक्वल टू 0 पर फलन जो दिया गया फलन है, फलन विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना सी ये बता देता, करो जरा नोट इसे। देखो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, मतलब अलग से देखना पड़ेगा। यहां तक तो ये दोनों एक से थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड में देखो आप, जो थर्ड क्वेश्चन है सी, ये जेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पहले कैलकुलेट करो dz ओवर dw, सिंस dz ओवर dw इक्वल टू क्या होगा, डेल z ओवर डेल u। पहले तो इसे कैलकुलेट करो, कितना आएगा ये, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियली, तो ये कांस्टेंट रहेगा आपका, साइन हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक होता है, तो ये जाएगा cos हाइपरबोलिक u इनटू cos b, ये सेम रहेगा। ऐसे ही cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक होता है, तो ये आएगा प्लस आयोडा sin हाइपरबोलिक u इनटू sin b। ठीक है, ये डेल z ओवर डेल u की वैल्यू आ गई, और ये किसके इक्वल है आपकी, ये इक्वल है आपकी dz ओवर dw। ये सफिशिएंट कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो ये कंडीशन फॉलो करता है। ये आ गया आपका cos हाइपरबोलिक u इनटू cos b प्लस आयोडा sin हाइपरबोलिक u इनटू sin b। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। नाउ अब ये यहां पे जो z इक्वल टू है, z इक्वल टू है sin हाइपरबोलिक u इनटू cos b प्लस आयोडा cos हाइपरबोलिक u इनटू sin b। इसके दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, यहां पे भी स्क्वायर कर दिया हमने और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये लेफ्ट में तो आपका क्या हो गया, z स्क्वायर हो गया, और इस होल स्क्वायर को आप खोल दो तो a स्क्वायर यानी कि sin हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, यानी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u इनटू sin स्क्वायर b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोडा 2ab, यानी ये पूरा आएगा sin हाइपरबोलिक u cos b और इनटू cos हाइपर
हाइपरबोलिक u इनटू sin y, ये पूरा लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। लेकिन देखो जब आप a स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, लेकिन जब आप इसका सेकंड टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये जो आयोडा स्क्वायर है, आयोडा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो माइनस लगा देंगे आगे, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u इनटू sin स्क्वायर b, फिर आएगा 2ab प्लस 2ab तो प्लस 2 आयोडा sin हाइपरबोलिक u इनटू cos b इनटू cos हाइपरबोलिक u इनटू sin, ठीक है, ये z स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब देखो यहां पर आपको यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक फॉर्मूला होता है, इस ये जो लिखा है ना इसको आपको इस फॉर्म में लाना है, ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन 1 वाली, मतलब इसके होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आओ इसे आप, कैसे आएगा ये फॉर्मूला होता है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा या sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। वैसे का सिंपल अगर करते हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फॉर्मूला होता है वो चेंज होता है थोड़ा, यानी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, अपोजिट हो गया ये। अब देखो आपको यहाँ पे sin है, ये cos की फॉर्म में आना चाहिए, तो इस sin के प्लेस पर यहाँ से sin को इधर ले जाएंगे या 1 को इधर ले आएंगे, cos वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ये z क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1, ये 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये sin स्क्वायर की वैल्यू आ गई पूरी की, sin स्क्वायर थीटा है u है इसके प्लेस पर भाई, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे और sin को उधर ले जाएंगे, तो इस sin वाले के प्लेस पर आपको cos माइनस लिखना पड़ेगा, इनटू में क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर b प्लस, नहीं माइनस ही रहेगा ये, अब यहाँ पर इसमें sin है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा sin में लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे जो है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर को sin में चेंज कर लो, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस sin, तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर u इनटू sin स्क्वायर b, ठीक है भाई, और इसको ऐसे रहने दो प्लस 2 आयोडा sin हाइपरबोलिक u cos b इनटू cos हाइपरबोलिक u इनटू sin b, ठीक है, वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैमरे से नहीं आता हो तो बाद में देख लेना। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका 1 के साथ, इसका 1 के साथ, वही सबको एक जगह लिख दो, तो देखो क्या बनेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको वो पॉइंट बताने हैं जिन पर ये फंक्शन क्या है एनालिटिक नहीं है, यानी विश्लेषिक नहीं है, वो कौन कौन से बिंदु है जिन पर ये फंक्शन विश्लेषिक नहीं है, वो आपको यहाँ पहचानने हैं। देखो क्या है ये इधर चल रहा है आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u इनटू cos स्क्वायर b, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, cos वाला है ना 1 प्लस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस है ना तो इसको माइनस कर देगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, माइनस नहीं आना चाहिए लेकिन प्लस में आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन भी cos भी क्या बन जाएगा 1, तो -1 बाद में चला जाएगा, चलो ये लिख लेता हूँ, ये आएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इनटू साइन स्क्वायर b। एक तो क्या बड़ी कैलकुलेशन होती है ना तो उसमें थोड़ा बोर्ड से भी मिटा दिया तो दिक्कत होती है, इसको पूरे को लिख दो प्लस 2 आयोडा साइन हाइपरबोलिक u
इंटू कॉस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू साइन, ठीक है, साइन बी। ये दोनों में, एक में साइन आ रहा है बी, हाँ ठीक है, एक में कॉस आ रहा है, तो कॉस वाला तो ये है। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कॉस स्क्वायर आएगा और इसका यहाँ साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 हो, तो इसको आप बाद में लगा देना -1। ये इधर चल रहा है आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, यहां से लेके और यहां तक के जो टर्म है ये वाले, इनको लिखा जा सकता है cos हाइपरबोलिक u इंटू cos b प्लस आयोडा साइन हाइपरबोलिक u इंटू साइन का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो आप, जब आप इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे ना, तो ये ऊपर वाली लाइन आएगी, देख लेना, ये हो गया आपका -1। समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, dz ओवर dw, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया dz ओवर dw का होल स्क्वायर -1। ये हमने किससे लिखा है, समीकरण 1 से, फ्रॉम या बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके इक्वल है, dz ओवर dw, ठीक है। अब इसको मैं नीचे वाले को हटा देता हूं, उसको आप नोट कर लेना। क्या आएगा देखो, आप 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे आप, ये बन जाएगा आपका dz ओवर dw का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसके नीचे से 1 मान लेंगे, इसको लिखेंगे dw ओवर dz का होल स्क्वायर, उल्टा लिख दिया इसको, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, यानी dw ओवर dz इज इक्वल टू आ गया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। dw ओवर dz इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोडा और 1 प्लस आयोडा जेड और 1 माइनस आयोडा जेड। देखो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आपका आयोडा स्क्वायर करेंगे आप तो a स्क्वायर, या ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 है नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आयोडा प्लस जेड एक ब्रैकेट में और जेड प्लस आयोडा, सॉरी जेड प्लस आयोडा और जेड माइनस आयोडा। देखो सॉल्व करो आप, ये जेड स्क्वायर हो गया, ये माइनस आयोडा स्क्वायर हो गया, आयोडा स्क्वायर -1 होता है तो जेड स्क्वायर प्लस 1, यानी जेड स्क्वायर पर 1 को ये लिखा जा सकता है, तो आप इसे लिख देंगे जेड प्लस आयोडा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा जेड माइनस आयोडा। अब देखो अगर आप इसको जीरो करोगे, यानी जेड इक्वल टू माइनस आयोडा हो तो भी ये इनफाइनाइट होगा, और जेड इक्वल टू अगर आयोडा हो तो भी ये जेड इक्वल टू आयोडा माइनस आयोडा 0, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा। इसलिए जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोडा दोनों पर dw ओवर dz विद्यमान नहीं है। The derivative is not exist at z equal to iota and z equal to minus iota, दोनों पॉइंटों पर एग्जिस्ट नहीं है, अतः z इक्वल टू आयोडा और माइनस आयोडा पर फलन w जो है, फलन क्या है, विश्लेषिक नहीं है, ठीक है भाई। ये दो पॉइंट आएंगे, z इक्वल टू आयोडा एंड z इक्वल टू माइनस आयोडा
आर द पॉइंट्स व्हिच फंक्शन इज नॉट एनालाइटिक ऑफ दीस पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, एनालाइटिक नहीं। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ा है। तो ग्रेजुएशन की क्लास में या ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में आप आ गए हो, बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, तब आप एग्जाम में कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं, आप सोचते रहो, आप उसे डिफरेंशिएट करते रहो, वो कैलकुलेशन ही कहीं नहीं होगी। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको एक तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में हमें ये इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो बिल्कुल ना घबराएं, प्रैक्टिस करें आप रेगुलर, जो मैं यहाँ वीडियो में करा रहा हूँ आप उनको एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, उसको पेयर में नोट करके रख लें, और बाद में जब भी आप ऑफलाइन क्लास होगी तो ये सारी चीजें मैं एक बार और डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो कोई टेंशन नहीं ले, आप इसे नोट करिए आप पहले।